स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप और यह है सवाल इंडिया का। यहां पर सबसे पहले बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश की। आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की सियासत की इसलिए है क्योंकि यहां पर एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और इसके तहत 26 दिसंबर की रात 12 बजे एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म हो गई है। अब अलग अलग वजहों से 2,89,00,000 मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से हट जाएंगे और इसमें पलायन कर गए, मृत, डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाता जो हैं वो बड़ी संख्या में शामिल है। और ये जो आंकड़ा है ये सियासी दलों के लिए एक चिंता का बड़ा सबब बन रहा है। क्यों? सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटने से नुकसान किसका होगा, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज से ठीक 72 घंटे बाद फाइनल एसआईआर की लिस्ट जारी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर प्रोसेस के बाद यूपी में 2,79,00,000 वोटर्स के नाम कट गए। इन्हीं वोटर्स के नाम कटने पर सियासी घमासान और बयानों का दौर भी तेज हो गया। एक तरफ एसआईआर पर अखिलेश यादव मोर्चा खोले हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के फाइनल ड्राफ्ट पर सबकी नजरें जमी हुई। इस बीच अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब बीजेपी यूपी की हर सीट पर 61,000 वोट कम पाएगी और ऐसे में बीजेपी सरकार क्या बनाएगी, दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। अखिलेश यादव का यह दावा उस एसआईआर पर आया है जिसे अब तक कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अपने वोटर्स कटने के नाम पर निशाने पर लेते रहे। यानी अखिलेश यादव एसआईआर की प्रक्रिया को सही मान रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि एसआईआर के भरोसे ही उनकी सरकार सत्ता में लौटेगी। चलिए अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर अखिलेश ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं। दरअसल 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटेंगे। 1.26 करोड़ वोटर शिफ्ट हो गए। 45.95 लाख वोटर मृत हुए। 23.32 लाख डुप्लीकेट वोटर चिन्हित किए गए हैं। 84.20 लाख वोटर मिसिंग। वहीं 9.37 लाख फॉर्म जमा नहीं किए गए। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर अखिलेश यादव को ये कैसे पता चला है कि जिन वोटर्स के नाम एसआईआर की प्रक्रिया से हटाए गए हैं वो बीजेपी के ही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक को एसआईआर से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव का दावा यह है कि एसआईआर में बीजेपी के जो वोट कट रहे हैं उसकी डर की वजह से ये ब्राह्मण विधायक साथ बैठे थे। अखिलेश दावा करते हैं कि 2,89,00,000 वोट में बतौर मुख्यमंत्री 85 से 90% वोट बीजेपी के कट रहे हैं। यानी कि अगर 403 सीटों में इसको डिवाइड किया जाए तो प्रति सीट 61,000 वोट बीजेपी के कटने का अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं और इसीलिए वो बीजेपी पर निशाना साध के कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण विधायक बैठे थे वो इसलिए बैठे थे कि उन्हें अपनी सीट की चिंता है। इस तरह से लगातार एसआईआर और ब्राह्मण विधायकों की बैठक का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्म है और अखिलेश यादव ने इन दोनों मामलों को मिला करके बीजेपी पर निशाना साधा है। इधर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही है। ऐसे में उस पर सवाल उठाना लाजमी नहीं है। केवल चुनाव आयोग का संवैधानिक व्यवस्था है, उससे काम चल रहा है। और जहां तक माननीय मुलायम सिंह जी का विषय है, अगर बिहार में भी एसआईआर हुआ और वहां पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। वहीं कांग्रेस अब भी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने डिमांड की है कि एसआईआर की प्रक्रिया को 6 महीने के लिए बढ़ाया जाए। ये प्रोसेस कल खत्म हुआ है तो क्या आप मांग करेंगे चुनाव आयोग से कि अभी फिर से बढ़ाया जाए ताकि लोगों को समय मिले? मैं तो पहले ही से कह रहा हूं कि कम से कम 6 महीने का समय बढ़ दिया जाए। 6 महीने का पहले से कह रहा हूं, उस बात पर मैं कायम हूं। निश्चित तौर से बढ़ना चाहिए ताकि ये अभी चुनाव तो 27 में है उत्तर प्रदेश का, कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश की सारी चीजें तो साफ आ जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी पूरा 1 साल शेष है। 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया का किस पार्टी पर कितना इम्पैक्ट होगा इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। ऐसे में अखिलेश यादव 61,000 वोटर वाले दावे का असर बीजेपी पर कितना होगा इसका अंदाजा भी वोटिंग और काउंटिंग के बाद ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने एसआईआर के इस आंकड़े को लेकर अब जमकर सियासत उत्तर प्रदेश में हो रही है। अब आपको हम यूपी विधानसभा की मौजूदा स्थिति भी यहां पर दिखा देते हैं कि वहां पर किस पार्टी का कितना जोर है। यूपी विधानसभा की अगर बात करें तो मौजूदा संख्या बल यहां पर जो है उसमें बीजेपी के पास 258 सीटें हैं,
समाजवादी पार्टी के पास 103 विधायक हैं, अपना दल के 13 हैं और रालोद के 9 विधायक हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी के 5 विधायक सदन में हैं, सुभाषपा के 6 विधायक हैं और कांग्रेस मात्र 2 विधायकों वाली पार्टी यूपी के विधानसभा में अभी है। वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 विधायक हैं, बसपा का 1 और सपा के बागी कुल 3 हैं जो सदस्य हैं इस सदन के, यानी कुल 402 सदस्यों की संख्या यहां पर पूरी है और 1 सीट जो है वो रिक्त है। ऐसे में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एसआईआर की प्रक्रिया किसे नुकसान पहुंचाएगी और किसे फायदा पहुंचाएगी, इस बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अखिलेश यादव का दावा अपनी जगह पर काबिज है। वो जमकर सियासत कर रहे हैं और सियासत भी कुछ ऐसी कि इस आंकड़े को लेकर गणित लगाकर करीब 61,000 पर सीट के हिसाब से वोटर कटेंगे, ये दावा वहां पर कर रहे हैं। और दावे में सवाल यह है कि ये जो वोटर यहां पर घटेंगे वोटर लिस्ट में से, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को होगा? क्या किसी पार्टी विशेष के लिए ये नुकसान पैदा करेगा? बहरहाल ये तो आगे भविष्य बताएगा। अब बात कांग्रेस की हम करते हैं। कांग्रेस में देखिए भीतर में कला जो है वो एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल रही है। आज एक बार फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये जो भीतर कला है ये उभरकर सामने आ गई है। ये पोस्ट है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय ने सोशल साइट एक्स पर पीएम मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, उनकी एक पुरानी तस्वीर साझा की और इस तस्वीर को साझा करते हुए आरएसएस और बीजेपी की तारीफ उन्होंने की। इस पोस्ट पर अब सियासत गरमा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस में परिवारवाद वाला आरोप लगाया तो दिग्विजय सिंह अपने पोस्ट पर लीपापोती करते हुए नजर आए। क्या है यह पूरा मामला, यह भी जरा आप समझिए इस रिपोर्ट में। दिग्विजय सिंह के बागी सुर, राहुल पर दिग्गी राजा के तीर, जय सिया राम से चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट आया जिससे कांग्रेस की कलह एक बार फिर सामने आ गई। ये पोस्ट किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने। अपने पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने एक पुरानी तस्वीर डाली जिसमें नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे हैं और ठीक उनके पीछे लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि ये चित्र बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस की जमीन स्वयंसेवक और बीजेपी की जमीनी कार्यकर्ता नेताओं की चरणों पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है, जय सिया राम। इस पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी की जमकर तारीफ की है। सवाल है कि क्या वे इसके जरिए कांग्रेस आलाकमान को नसीहत दे रहे हैं? अपने इस पोस्ट में दिग्विजय ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस को भी टैग किया है। साफ है कि दिग्विजय का इशारा किस ओर है। बात संगठन को नसीहत तक ही नहीं रही। बीते 8 दिनों में दिग्विजय सिंह ने जो 2 पोस्ट किए हैं, इन दोनों में उन्होंने जय सिया राम लिखकर अपनी बात को खत्म किया। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और आज जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जी राम जी बिल पर चर्चा होनी थी, उससे पहले जय सिया राम लिखना कई तरह के संकेत दे रहा है। बीजेपी कांग्रेस के भीतर की इस अंदरूनी कलह पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के सीनियर नेता ही संगठन के संचालन को लेकर सुर बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस में परिवारवाद का बोलबाला है, न कि लोकतंत्र का। राहुल गांधी पूरे देश में बोलते हैं कि वोट चोरी की वजह से वो हारे, परंतु उनके नेता उनकी थ्योरी को मानने से इनकार करते हैं और बताते हैं कि संगठन की कमजोरी किस प्रकार की है। अब तो दिग्विजय सिंह, जो राहुल गांधी के मेंटोर है, वही कह रहे हैं राहुल गांधी जी से कि देखिए अब समय आ चुका है कि हम लोग भी संगठन पर ध्यान दें और जिस प्रकार से हमारा सेंट्रलाइज संगठन है, इसको डिसेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है। मतलब कि पूरे देश में तो राहुल गांधी लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटते हैं, पर खुद के संगठन में कितना लोकतंत्र है और कितना डिसेंट्रलाइजेशन है वो सबको पता है। यही तो अंतर है कि कांग्रेस पार्टी परिवार आधारित पार्टी है और बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। देखिए, वो बड़ी प्रसिद्ध पिक्चर है जिसमें माननीय आडवाणी जी बैठे हुए हैं और उस समय युवा कार्यकर्ता थे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो नीचे बैठे हुए हैं, आडवाणी जी बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का एक प्रतीक है कि धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति किस प्रकार अपनी प्रतिभा, क्षमता और संगठन के सहयोग से शीर्ष स्तर पर पहुंचकर भारत के सबसे लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में उभरने में सफल होता है। तो कहीं ना कहीं
दिग्विजय सिंह जी को भी अब वो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, राजनीति को उन्होंने देखा है, तो इस रूप में जाके हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो रहा हो। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से निकलते ही दिग्विजय सिंह के सुर बदल गए। वे अपने ही बयानों पर लीपापोती करते नजर आए और कहा कि क्या अपने संगठन को मजबूत करना बुरी बात है। मैं आरएसएस और मोदी जी की नीतियों का घोर विरोधी हूँ। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। आपको लगता है आपने काफी सारे सवाल उठाए, आपने कहा राहुल गांधी को कन्विंस करना मुश्किल है। जी एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने CWC की बैठक में कह दिया। हाँ। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी? किसके नेता को क्या लीडरशिप क्या नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? बीते कुछ दिनों में पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव पर बल दिया। 19 दिसंबर को दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को सीधा संदेश देते हुए कहा था कि कांग्रेस पर ध्यान दीजिए, कांग्रेस में जमीनी स्तर पर संगठनात्मक सुधार की जरूरत है। मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे क्योंकि आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ी समस्या है कि आपको समझाना आसान नहीं है। जय सिया राम। गौरतलब है कि अपने इन 2 पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी टैग किया। ऐसे में पर्दे के पीछे की दिग्विजय की परिवार से जुड़ी कहानी ही नजर आ रही है। संभव है उन्हें अपने बेटे के भविष्य की चिंता है, जो विधायक हैं और अभी जिला अध्यक्ष बनाए गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधायक दल के नेता उमंग सिंघार दोनों दिग्विजय विरोधी नेता माने जाते हैं। ऐसे में दिग्विजय के बेटे के लिए संभावना बहुत कम है और यही वजह है कि वे संगठन में जमीनी स्तर पर बदलाव की बात कर रहे हैं। बात जो भी हो, पर इस पोस्ट ने कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या दिग्विजय सिंह ने कहकर कांग्रेस नेतृत्व को अप्रत्यक्ष रूप से नसीहत दे रहे हैं? क्या ये कांग्रेस संगठन में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कैडर की कमी पर कटाक्ष है या फिर इसके पीछे दिग्विजय का कोई निजी स्वार्थ है? जवाब जो भी हो, पर यह तो साफ है कि आने वाले कुछ दिनों तक कांग्रेस के भीतर और बाहर इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। तो देखा आपने एक बार फिर से कांग्रेस के लिए जो अंतर कला है ये एक बड़ी दिक्कत का सबब बन रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात BMC की करते हैं। BMC चुनाव में बुर्का और खान पर राजनीति गरमा रही है। मेयर की कुर्सी को लेकर चल रही लड़ाई अब सीधे पहचान और धर्म के मुद्दे तक आ पहुंची है। AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि आने वाले वक्त में बुर्का पहनने वाली महिला भी मेयर बन सकती है और इस बयान पर बीजेपी ही नहीं, सूबे के कई सियासी दलों की ओर से बयानबाजी यहां पर तेज हो गई है और ये एक बड़ा मुद्दा BMC के चुनाव में बनता हुआ दिख रहा है। एक रिपोर्ट इस पर आपको दिखाता है। इंशाअल्लाह यकीन मानिए, खान, पठान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी भी बन सकता है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरी तो दुआ है कि एक दिन इंशाअल्लाह मुंबई की मेयर एक हिजाब पहनने वाली हमारी मुस्लिम बहन भी जरूर बनेगी। इनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। BMC चुनावों से पहले AIMIM नेता वारिस पठान के इस बयान ने सियासत गरमा दी है। मुंबई के मेयर पद को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। वारिस पठान ने कहा कि सिर्फ मराठी ही क्यों, आने वाले समय में बुर्का पहनने वाली महिला भी मेयर बन सकती है। पठान और खान भी मेयर बन सकते हैं। मुझे आप ही की तरह पत्रकार ने बताया कि बीजेपी के मंत्री ने कहा कि जो आई लव महादेव बोलता है वही मुंबई का मेयर बनेगा। तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा मैं तो संविधान को मानता हूँ, कायदे कानून का पालन करता हूँ। संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है, हिस्सेदारी की बात करता है। तो अगर संविधान ने इनको इजाजत दिया तो उसी संविधान ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाले को भी इजाजत दिया कि वो भी बन सकता है। तो क्यों ना कोई खान, पठान, सैयद, कुरैशी, शेख, अंसारी नहीं बन सकता? मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं बन सकता है। मैंने कहा कि बिल्कुल एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भी बन सकती, मुंबई की मेयर बन सकते। देखिए संविधान किसको नहीं बनाया। आप देखिए भारत के प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम आजाद, वाइस प्रेसिडेंट बने हामिद जी, कितने सारे गवर्नर मुसलमान बने। तो मुंबई का मेयर एक मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? दरअसल इस कहानी की शुरुआत बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष और अंधेरी से विधायक अमित साटम के एक बयान से हुई। NDTV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई का मेयर किसी खान या पठान को नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग मुंबई की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, जिसे भाजपा किसी भी कीमत पर होने नहीं देगी।
विपक्ष का ये भी कहना है, उन्होंने बीजेपी को एक नाम दे दिया है नफरती चिंटू। उनका कहना है कि यदि कोई शेख, खान, सैयद कोई भी अगर महापौर बन जाता है तो क्या वो काम नहीं करेगा? काम करेगा तो इससे आपको दिक्कत क्या है? आपका कहना है कि कोई खान काम नहीं कर पाएगा उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी को देखते हुए? ऐसा है कि अगर मुंबई शहर का ताबा अगर कोई लेना चाहता है, मुंबई शहर का रंग अगर कोई बदलना चाहता है, अगर इकबाल मूसा उर्फ बाबा चौहान नाम के बम विस्फोट के आरोपी को लेकर अगर कोई प्रचार करना चाहता है, अगर पाकिस्तान के झंडे फहराना चाहता है, तो हमको उसके ऊपर आपत्ति है और ये आपत्ति रहेगी और हम कदापि इसको सहन नहीं करेंगे। अमित साटम के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया कि मुंबई का मेयर मराठी मानुष ही बनेगा। विपक्षी नहीं, शिवसेना शिंदे गुट ने भी साफ कर दिया कि मुंबई का महापौर मराठी समुदाय ही चुनेगा और महापौर भी मराठी मानुष ही होगा। शिवसेना, उद्धव गुट और समाजवादी पार्टी ने भी साफ किया कि हम इस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं कि महापौर मुंबई कर ही होगा। चुनाव लड़िए, बहुमत प्राप्त कीजिए। मेयर बनने के लिए बहुमत होना जरूरी होता है, तो आप बहुमत लाइए, 110 सीट चुनकर आइए और चर्चा करिए। बात ऐसी है, ये मुंबई है, ये महाराष्ट्र की राजधानी है और हम हमेशा चाहेंगे कि यहाँ का मेयर मराठी भाषिक हो और उस मराठी भाषिक मेयर को वारिस पठान अगर मुंबई कर है तो समर्थन देना चाहिए। हम कभी भी धर्म के नाम पर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम धर्म के नाम पर कोई बात नहीं करेंगे। हम हर धर्म का सम्मान करते हुए जो भी व्यक्ति अच्छा होगा, ईमानदार होगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, वही हमारा उम्मीदवार होगा, वही यहाँ पे बम्बई कर कोई रहेगा, वो मेयर बनना चाहिए। इस पूरी बहस में एक आंकड़ा बेहद अहम है जिस पर गौर करना होगा कि आखिर मुंबई में हिंदुओं और मुसलमानों का आंकड़ा क्या है। मुंबई में हिंदुओं की आबादी 65.9% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 20.65% है। लेकिन इन आंकड़ों से अलग सियासी दावों की अपनी कहानी है। वारिस पठान के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि ये महादेव की भूमि है तो आई लव महादेव वाले ही यहाँ के महापौर होंगे। एमआईएम के नेताओं को अपनी पार्टी पाकिस्तान में लेके जानी पड़ेगी, इस्लामाबाद में लेके जानी पड़ेगी, कराची में लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे भारत देश में, ये हमारे मुंबई में जिसका डीएनए हमेशा हिंदुत्व का रहा है, उस हमारे मुंबई में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इसलिए इस तरह के कुछ भी सपने अगर एमआईएम के नेता जन देख रहे होंगे ना, तो मैं उनको खुद फ्लाइट की टिकट निकाल के दूंगा, चले जाए कराची या पाकिस्तान में और वहां बिठाए अपने खान पठान, हमको कोई ऐतराज नहीं है। मगर हमारे इस महादेव की भूमि में यहाँ एक भगवादारी ही मुंबई का मेयर बनेगा, ये सरल स्पष्ट है। मेयर पद को लेकर दिए जा रहे इन बयानों के बाद मुंबई की राजनीति में माहौल गर्मा गया है और आने वाले नगर निगम चुनावों से पहले ये मुद्दा और तूल पकड़ने की संभावना जताई जा रही है। बीएमसी चुनाव अब जमीनी मुद्दों से हटकर पहचान की राजनीति के दलदल में है। मेयर पद को लेकर दिए जा रहे क्षेत्र, जाति और धर्म वाले इन बयानों से सांप्रदायिक विमर्श को हवा दी जा रही है। मुंबई के आर्थिक इंजन को ऐसी संकीर्ण सियासत की बलिहारी चढ़ाना इस महानगर की प्रगति में रोड़ा होगा। देखना होगा कि एक मतदाता अब प्रशासनिक क्षमता को चुनता है या फिर जाति और धर्म की बात करने वाले इन नेताओं को अपना वोट दे देता है। मुंबई से कैमरा पर्सन विजय सरतापे के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब एक और अपडेट आपको देते हैं हम बिहार से। यहां पर देखिए, नालंदा में जेडीयू की सभा में जमकर हंगामा हो गया। जेडीयू के दो गुटों के बीच धक्का मुक्की और गाली गलौज की खबर है। विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर यहां पर कार्यक्रम हो रहा था और इसी दौरान जेडीयू के दो गुटों के बीच मंच के सामने ही कहासुनी शुरू हो गई और थोड़ी देर में धक्का मुक्की और गाली गलौज की नौबत आ गई। जेडीयू कार्यकर्ताओं के एक गुट का आरोप था कि अपराधी किस्म के लोगों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। इसी बात पर दूसरे गुट ने विरोध किया, जिसके बाद जेडीयू के दोनों गुट आमने सामने आ गए। जी का भी नेक इरादा है कि सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाए, क्योंकि प्रचंड जीत हुई है, इसमें सारे लोग लगे हैं। हमारा इतना ही कहना था कि जिला के जितने भी प्रकोष्ठ हैं, सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्षों को और सभी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्षों को बुलाया जाता है, उनको सम्मान देना था।
ये नहीं कर रहे, केवल मेन विंग को सम्मानित किया गया। ये आप लोग देखे, इस चीज को हमने उठाया, इसी में 4 गो गुंडा हमको अस्थामा के विधायक ने लगाया और सब साइबर माफिया है। जो हमारे पार्टी के जनता दल के सिपाही थे, कार्यकर्ता थे, जिसने चुनाव में सही काम नहीं किया है, वो हमारे जो एमएलए बने हैं उनके पास उनके नज़र में जानकारी है। वैसे लोगों को हम लोग ने चिन्हित किया है और उनको हम लोगों ने इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया है। जिनको नहीं बुलाया गया था वही लोग इस तरह से सर, किस विधानसभा क्षेत्र पर कुछ जानकारी? किस विधानसभा में, वो हमारे एमएलए रिपोर्ट कर चुके हैं। सर उसमें वैसे लोगों को पार्टी में कोई जरूरत नहीं। सर एक और बयान, सर निष्ठापूर्वक काम किया है, उनको हम सभी लोगों ने सम्मानित किया। और अब जयपुर से आपको खबर दिखाते हैं। यहां पर देखिए, जयपुर के चौमू में हिंसा को लेकर यह बड़ा अपडेट आ रहा है। यहां पर हिरासत में अब तक 100 से ज्यादा आरोपियों को लिया जा चुका है। जयपुर पुलिस जल्द ही यहां पर ड्रोन सर्वे भी इस जगह का कराएगी। चौमू में पिछले 2 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद है। हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ यहां पर की जा रही है। मस्जिद के सामने पत्थर हटाने को लेकर विवाद यहां पर हो गया था और नौबत यह आ गई थी कि पथराव तक वहां पर हुआ था। पुलिस वाले इसमें घायल हुए थे और उसके बाद से पुलिस अब एक्शन यहां पर ले रही है। उन अपराधियों को, आरोपियों को ढूंढ रही है जो इस पत्थरबाजी में शामिल यहां पर रहे थे या माहौल खराब करने की कोशिश जिनकी तरफ से की गई थी। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। सड़क पर फ्लैग मार्च जिसके बाद पुलिस ने निकाला ताकि कोई भी ऐसी हरकत ना हो जिससे माहौल खराब हो। आरोपियों को तलाश रही है और ये जो आरोपी हैं उनका नंबर 100 करीब पहुंच चुका है। 100 से ज्यादा आरोपी पुलिस हिरासत में ले चुकी है जिनसे पूछताछ की जा रही है। पीएससी की कंपनी यहां पर तैनात की गई है और लगातार पुलिस की निगरानी यहां पर बढ़ाई गई है। सड़क पर फ्लैग मार्च है, आरोपियों को तलाशा जा रहा है। दुकानों में जो तोड़फोड़ की गई थी उन सबको यहां पर अब देखा जा रहा है। पत्थर हटाने पर यह पूरा का पूरा फसाद यहां पर खड़ा हो गया था। मस्जिद के सामने पत्थर यहां पर रखे थे और उसको देर रात जब हटाया गया तो लोग वहां पर जमा हो गए और पत्थरबाजी तक की नौबत यहां पर आ गई और इसके बाद से हालात यहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। इंटरनेट वगैरह यहां पर बंद कर दिया गया था और पुलिस की तादाद एहतियातन यहां पर बढ़ाई गई। चौमू में जिस तरीके से जो उपद्रव मचा था उसको लेकर अब पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है। हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये घटना हुई और इसके साथ ही आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि ये लोहे की एंगल जो देखी जा रही है यही वो एंगल थी जिनकी वजह से पूरा बवाल है वो देखने को मिला था। अभी जो है एहतियात के तौर पे जो है पुलिस जाब्ता है वो तैनात किया गया है। लगभग 110 के करीब जो यहाँ पे जो संदिग्ध व्यक्ति थे उन्हें डिटेन किया गया है और साथ ही जो है कुछ ही समय में ड्रोन सर्वे किया जाएगा। उस ड्रोन सर्वे के अंदर अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो एसटीएफ की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा लोकल पुलिस हैं वो मौजूद हैं और अन्य थानों से भी जो है स्पेशल टास्क फोर्स जो होती है उसको भी बुलाया गया है और साथ ही जो अन्य थानों के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और अब जो हालात है वो सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ का जो मार्केट है अब धीरे धीरे जो है सामान्य होता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही पुलिस के द्वारा भी अपील की जा रही है कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से भ्रामक कोई भी खबर अगर आपके पास आ रही है तो उसकी सूचना जो है पुलिस को दीजिए और जिसके द्वारा भी इस तरीके की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है उनके खिलाफ जो है ठोस से ठोस कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। चौमू से निर्मल के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो देखा आपने जयपुर का चौमू इलाका जहां पर लगातार अब पुलिस निगरानी यहां पर रख रही है और एहतियात बढ़ते जा रहे हैं।